वेलकम क्लास। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और ज़रूरी टॉपिक कवर करने वाले हैं, संसाधन और विकास यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम मिलकर समझेंगे कि हमारी इस पृथ्वी की जो असली दौलत है वो काम कैसे करती है और उसे बचाना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पर आज का एजेंडा देखते हैं। हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, यानी संसाधनों की परिभाषा और उनका क्लासिफिकेशन। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग, भूमि उपयोग और अलग अलग तरह की मिट्टी को समझेंगे और एंड में सॉइल कंजर्वेशन के तरीके सीखेंगे। काफी कुछ है कवर करने के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, हमारे जरूरी संसाधनों की परिभाषा। चलिए भूगोल के सबसे पहले और बुनियादी सवाल से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी आम सी वस्तु को एक महत्वपूर्ण संसाधन बना देती है? देखिए, कोई भी चीज यूं ही संसाधन नहीं बन जाती। हमारे पर्यावरण की हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है वो संसाधन बन सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वो 3 कड़े पैरामीटर्स पर खरी उतरे। पहला, उस तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, उसे इस्तेमाल करना इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से फायदेमंद होना चाहिए। और तीसरा, हमारी सोसाइटी और कल्चर उसे स्वीकार करे। और पता है सबसे अहम हिस्सा कौन है? हम खुद। इंसान अपनी बुद्धि और तकनीक से ही तो इन चीजों को इस्तेमाल के लायक बनाते हैं। सेक्शन 2, दुनिया के संसाधनों का वर्गीकरण। अब परिभाषा एकदम साफ हो गई है, तो चलिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें एक लॉजिकल तरीके से कैटेगराइज करते हैं ताकि ये आसानी से याद रहें। सबसे पहले बात करते हैं इनकी ओरिजिन या उत्पत्ति की। एक तरफ है हमारे बायोटिक यानी जैविक संसाधन। ये वो हैं जो बायोस्फीयर से आते हैं और जिनमें जान होती है, जैसे इंसान, पेड़ पौधे और जानवर। दूसरी तरफ आते हैं एबायोटिक या अजैविक संसाधन। ये पूरी तरह से निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी पर, यानी क्या ये कभी खत्म होंगे? यहाँ हम रिन्यूएबल संसाधनों की तुलना नॉन रिन्यूएबल से करते हैं। रिन्यूएबल वो हैं जिन्हें प्रकृति फटाफट वापस भर देती है, जैसे सोलर एनर्जी या हवा। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जैसे नॉन रिन्यूएबल संसाधनों को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अगर हम इन्हें अंधाधुंध जलाते रहे तो एक दिन ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगे फॉर श्योर। इसके बाद ओनरशिप की बात करते हैं, यानी इन संसाधनों का असली मालिक है कौन। ये 4 लेवल्स में बटा है। किसी का अपना घर एक इंडिविजुअल या निजी संसाधन है। मोहल्ले का पार्क पूरी कम्युनिटी का है। इंडियन रेलवेज और हमारी सड़कें नेशनल या राष्ट्रीय संपत्ति हैं। और हाँ, समुद्र के वो विशाल हिस्से जो किसी भी देश की सीमा के बहुत आगे आते हैं, वो इंटरनेशनल संसाधन कहलाते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियम कंट्रोल करते हैं। क्लासिफिकेशन का आखिरी तरीका है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। कुछ संसाधन पोटेंशियल होते हैं, मतलब वो मौजूद तो है पर उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे राजस्थान की हवा और धूप। कुछ एकदम डेवलप्ड हैं, जिनका हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है स्टॉक। ये काम के तो बहुत हैं, पर हमारे पास इन्हें यूज करने की सही टेक्नोलॉजी ही नहीं है, जैसे पानी से हाइड्रोजन एनर्जी निकालना। और लास्ट में है रिजर्व्स, जो असल में स्टॉक का ही हिस्सा है, जिन्हें हमने अपने भविष्य के लिए बचा कर रखा है, जैसे बांधों में जमा पानी। सेक्शन 3, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत। संसाधनों के प्रकार तो हमने समझ लिए, पर अब एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करते हैं। भारत और पूरी दुनिया में इन संसाधनों की सही प्लानिंग की इतनी सख्त जरूरत क्यों है? जरा इस सवाल पर सोचिए क्लास। क्या कुछ लोगों के लालच ने पृथ्वी की संपत्ति का बेतहाशा इस्तेमाल करके ग्लोबल वार्मिंग और समाज में अमीरी गरीबी की इतनी गहरी खाई नहीं बना दी है? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब हाँ है। इसी वजह से सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना आज के समय में एब्सोल्युटली क्रूशल हो गया है। संसाधनों को खत्म होने से बचाने के लिए भारत एक 3 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। पहला, देश भर में सर्वे और मैपिंग करके संसाधनों की पहचान करना और एक इन्वेंट्री बनाना। दूसरा, सही टेक्नोलॉजी और स्किल्स के साथ एक पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना। और तीसरा, इस रिसोर्स प्लानिंग को हमारे नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन करना। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये पूरी एक साइंस है। सेक्शन 4, भूमि उपयोग और उसका शरण। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे अहम प्राकृतिक संसाधन पर फोकस करते हैं, हमारी जमीन। ये वही बेस है जिस पर सारी वनस्पतियां, जानवर और हमारी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है।
जमीन का इस्तेमाल हम कई तरह से करते हैं। कहीं घने जंगल हैं, कहीं बंजर जमीन है, तो कहीं इमारतें और कारखाने खड़े हैं। फिर हमारी खेती वाली जमीन है। जमीन का ये अलग अलग इस्तेमाल वहाँ के मौसम, टोपोग्राफी और हमारी बढ़ती आबादी की डिमांड्स पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लगातार बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने से जमीन की क्वालिटी तेजी से गिर रही है, जिसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। इसके मेन रीजंस क्या हैं? जंगलों की अंधाधुंध कटाई, ओवरग्रेजिंग यानी हद से ज्यादा चराई, माइनिंग और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला कचरा, ये सब मिलकर हमारे कीमती संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। सेक्शन 5 भारत की मिट्टी के प्रकार। जमीन की बात हो और मिट्टी की ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिट्टी हमारी जमीन की सबसे ऊपरी परत है और ये जानकर हैरानी होती है कि इसके कुछ सेंटीमीटर हिस्से को भी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। बोर्ड पर इस टेबल को देखिए। ये भारत की पहली 3 प्रमुख मिट्टियों को दिखा रही है। उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ यानी एल्यूवियल मिट्टी है, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, गेहूं और धान के लिए एकदम बेस्ट। दक्कन के पठार में काली मिट्टी मिलती है, जो कॉटन उगाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये नमी को बहुत अच्छे से होल्ड करती है। और फिर है लाल और पीली मिट्टी, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मिलती है। इसका लाल रंग पता है क्यों होता है? लोहे के कड़ों के फैलाव की वजह से। आगे देखते हैं। लैटेराइट मिट्टी दक्षिणी राज्यों में मिलती है। ये थोड़ी एसिडिक होती है, पर चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। फिर आती है एरिड या मरुस्थलीय मिट्टी, जो रेतीली और नमकीन होती है। और लास्ट में पहाड़ी इलाकों की फॉरेस्ट मिट्टी, जिसका टेक्सचर पहाड़ों की ऊंचाई और घाटियों के हिसाब से बदलता रहता है। सेक्शन 6 मृदा अपर्दन और संरक्षण। हम आज के एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशल हिस्से पर पहुंच गए हैं। मिट्टी के प्रकार तो हमने देख लिए, लेकिन इस अनमोल टॉपसॉइल को नष्ट होने से बचाया कैसे जाए? बचाव से पहले बीमारी को समझना पड़ेगा, राइट? मिट्टी के कटाव या इरोजन के 2 बड़े टाइप होते हैं। पहला है शीट इरोजन, जब ढलान पर पानी तेजी से बहता है और मिट्टी की पूरी ऊपरी परत को एक चादर की तरह बहा ले जाता है। और दूसरा है विंड इरोजन, जब तेज हवा सूखी और ढीली मिट्टी को उड़ा ले जाती है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम इंसान खुद जंगलों की कटाई और गलत तरीके से खेती करके इस कटाव को बढ़ा रहे हैं। तो फिर हम प्रकृति के इस लाखों सालों की मेहनत को पानी में बहने या हवा में उड़ने से कैसे रोकें? इसका जवाब कुछ बहुत ही ब्रिलियंट एग्रीकल्चरल तकनीकों में छिपा है, जैसे कॉन्टूर प्लॉइंग या समोच्च जुताई, जो ढलान पर पानी की स्पीड को ब्रेक करती है। हिमालय में टेरेस कल्टीवेशन यानी सीढ़ीदार खेती बहुत ही असरदार है। इसके अलावा खेतों के बीच घास की पट्टियां लगाना, जिसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं, और पेड़ों को कतार में लगाकर शेल्टर बेल्ट बनाना, ये तरीके मिट्टी को अपनी जगह पर बांधे रखने में एकदम गेम चेंजर साबित होते हैं। अल्टीमेटली ये सारे कॉन्जर्वेशन के तरीके उसी एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। असली विकास वो नहीं है जहां हम आज ही सब कुछ खत्म कर दें। असली प्रोग्रेस वो है जहां हम आगे भी बढ़ें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस खूबसूरत दुनिया को सुरक्षित छोड़ें। जैसे जैसे आज की क्लास रैप अप हो रही है, हम सबको इस एक प्रोवोकेटिव थॉट पर जरूर सोचना चाहिए। क्या भविष्य के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन बचेंगे, या आज का इंसान अपनी लालच में सब कुछ खत्म कर देगा? ये पूरी जिम्मेदारी अब हमारी जेनरेशन के कंधों पर है। तो क्लास, आज का फाइनल असाइनमेंट बस इतना सा है। अगर आज का ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हम सब मिलकर इन जरूरी जियोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।